नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी इस एकेडमी जीएस एंड मैथ्स पर। और इस वेरी क्लास में हम लोग बात कर रहे होंगे ना एनसीईआरटी जो नई वाली क्लास 6 की है हिस्ट्री वाली, उसके चैप्टर नंबर 4 बेस्ड एमसीक्यूज। उस चैप्टर नंबर 4 का हेडिंग जा करके देखेंगे तो लिखा हुआ होगा आरंभिक नगर, और उसमें हड़प्पा सभ्यता से संबंधित आपको बातों की चर्चा की गई है। और ये जो क्वेश्चंस यहाँ पर आप देखेंगे ना, दे आर कम्प्लीटली बेस्ड अपॉन दैट पर्टिकुलर चैप्टर। अगर आप उस चैप्टर को जा करके पढ़ेंगे, उसको भी हम लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया हुआ है, तो यू विल फाइंड कि एग्जैक्टली जो क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे उसी एक चैप्टर से रिलेटेड हैं। कोई भी क्वेश्चन बाहर से इंक्लूड नहीं किया गया है। वी स्ट्रांगली बिलीव कि जीएस और मैथ्स में अगर आपकी स्ट्रांग मास्टरी हो गई तो जो मैक्सिमम 99.99% एग्जाम्स हैं उनकी मिस्ट्री आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिख रखा है कि जो हड़प्पा सभ्यता है ना, उसमें नगरों को सामान्यतया कितने भागों में विभाजित किया गया था। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि गुजरात का एक शहर है धौलावीरा, और धौलावीरा ऐसा शहर है जो 3 भागों में विभाजित था। लेकिन सामान्यतया जो शहर था वो 2 भागों में विभाजित था, एक आपको पश्चिमी वाला और एक पूर्वी वाला। जो पश्चिमी वाला है वो आपको एक प्लेटफॉर्म के ऊपर था, इसके चारों तरफ चार दीवारी वगैरह भी किया गया था, और यहाँ के जो कमरे वगैरह हैं उनका साइज ज़्यादा बड़ा था। इसीलिए माना जाता है कि जो अमीर लोग हुए, संभ्रांत लोग हुए, इलीट लोग हुए, वो इस पश्चिमी तरफ को रहते थे, और जो पूर्वी वाला इलाका है उसमें सामान्य जनमानस रहता था। तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा। सामान्यतया पूछा है, अगर धौलावीरा के बारे में पूछे तो वो 3 भागों में। लेकिन अगर बात की जाए केवल आपको सामान्यतया जो मैक्सिमम सिटीज़ थे कितने भागों में डिवाइडेड थे, तो राइट आंसर फिर आपका हो रहा होगा 2। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव ऑन करते हैं। देखिए क्या लिख रखा है कि हड़प्पा नगरों का जो ऊंचा वाला भाग होता था उसको क्या कहा जाता था। लास्ट क्वेश्चन में ही हम लोगों ने बात किया कि भाई जो पश्चिमी वाला इलाका था वो ऊंचाई पर था, ऊंचाई पर, ताकि बाढ़ जैसी प्राकृतिक दुर्घटनाओं से आप बचें। और इसको किस नाम से जाना जाता था, तो इसको नगर दुर्ग के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और निचला हिस्सा जो था वो आपको पूर्वी किनारे वाला होता था, उसको हम लोग निचला नगर जानते थे। और इसी में जो सामान्य जनता है उसका वास देखने को हम लोगों को मिलता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे होंगे। मोहनजोदाड़ो की जो प्रसिद्ध जल संरचना है वो क्या है। ठीक है, कुएं वगैरह मिले हैं, देखिए कालीमंगा वगैरह से कुएं वगैरह मिले हैं। ठीक है, दैट इज ट्रू। नहरों वगैरह को देखेंगे ना कि अफगानिस्तान साइड में कुछ आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन की जगहों पर नहरों से कृषि वगैरह के भी आपको एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है मोहनजोदाड़ो की, और मोहनजोदाड़ो का जल संरचना से संबंधित जो सबसे इंपॉर्टेंट साइट था वो था इनका विशाल स्नानागार या महान स्नानागार। पुरानी वाली एनसीईआरटी जाकर के पढ़िए, उस एनसीईआरटी में इसका डायमेंशन भी दिया हुआ है कि भाई ये 11.88 मीटर इंटू 7.01 मीटर के डायमेंशन में ये था। पास में कमरे वगैरह बने हुए थे। ठीक है, ताकि लोग अपने वस्त्र वगैरह बदल सके। तो मोहनजोदाड़ो प्रसिद्ध जल संरचना क्या है, इसका महान स्नानागार है। यहीं पर एक चीज और क्लियर कर दें, सबसे प्रसिद्ध जल संरचना तो महान स्नानागार है, लेकिन पूछे कि मोहनजोदाड़ो का सबसे बड़ा बिल्डिंग कौन सा है, सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, तो इमारत ध्यान में रखना है कि वो अनाज रखने का जो कोठार था या महान अन्नागार था, जिसके डायमेंशंस 45 मीटर इंटू 15 मीटर के थे। एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि आप खुद देख सकते हैं इसका डायमेंशन ऊपर वाले से ज़्यादा। बहरहाल फिर से क्वेश्चन पर लौटते हैं। मोहनजोदाड़ो का प्रसिद्ध जल संरचना मतलब महान स्नानागार। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि इनकी ईंटें कैसी होती थी। क्या लोग कच्ची ईंटें इस्तेमाल में लाते थे, असमान आकार की होती थी, पक्की और मजबूत होती थी, या पत्थर की बनी हुई होती थी। पुरानी एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि प्रस्तर या पत्थर की बनी हुई बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को नहीं मिलती हैं। इस मामले में संभवतः हड़प्पा सभ्यता पिछड़ी हुई थी। कच्ची ईंटें नहीं, पक्की और मजबूत ईंटें जिनका की आकार भी मोरलेस एक जैसा होता था, सिमेट्री देखने को मिलती थी। फिर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, पक्की और मजबूत ईंटें। अच्छा, मिस्र की अगर बात कर ली जाए ना, तो मिस्र की जो ईंटें मिलती हैं, इजिप्शियन सभ्यता से संबंधित जो ईंटें मिलती हैं, वहां पर धूप में
सुखाई हुई ईंटें मिलती हैं, न कि आपको आग में पकाई हुई। ठीक है, दोनों के बीच अंतर समझिएगा। धूप में रख दीजिए ना तो भी ईंट आपकी विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ ना कुछ वो पक जाएगी, वो फिर उतनी कमज़ोर नहीं रहेगी। लेकिन अगर प्रॉपर आप भट्ठी वगैरह में उसको जला रहे हैं तो ज़्यादा मजबूत होगी। और ये सैलिएंट फीचर आपको देखने को मिलता है हड़प्पा सभ्यता का। इस सेशन में हम लोग प्रयास करते हैं ना कि केवल ABCD ना करें, बल्कि विकल्पों के बारे में थोड़ा बात करें और क्या क्या इन्हीं 10-15 क्वेश्चंस के बिहाफ पर और अनदर 15-20 क्वेश्चन आपके और सही हो जाएं। ये हमारा इस पूरे सीरीज में प्रयास है। जल निकास की जो प्रणाली है वो किस प्रकार की थी? जल निकास की जो प्रणाली है वो ढकी हुई थी और योजनाबद्ध थी। आप लोगों को पता होना चाहिए कि अपने सैनिटेशन, अपने सफाई के लिए जानी जाती है हड़प्पा सभ्यता। और अगर सफाई होगी तो डैट मीन्स कि जल निकास प्रणाली जो होगी वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। प्रॉपरली क्या की गई थी कि नालियाँ वगैरह बनाई गई थी जो जा कर के बाद में बड़ी नालियों से मिल जाती थी। और इन नालियों की सफाई वगैरह के लिए भी बीच बीच में मेन होल होते थे, जैसा कि हम लोगों को आधुनिक समय में भी देखने को मिलता है। अगले में आइए देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख पेशा क्या था। अब देखिए ऑप्शंस को बहुत क्लोजली वॉच करेंगे। केवल कृषि, केवल व्यापार, कृषि और शिल्प, या शिकार। ठीक है, शिकार तो मान करके चलिए ना कि जब पाषाण युग था उसी समय तक, जब हम लोग सिविलाइज हो गए ज़्यादा हड़प्पा सभ्यता के समय पर, तो शिकार वगैरह नहीं करते थे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता को जाना जाता है उसके एक्सीलेंट ट्रेड के लिए। और ट्रेड इनका किन लोगों के साथ होता था? मिस्र के साथ होता था, मेसोपोटामिया के साथ होता था, मेसोपोटामिया के साथ होता था। बट एक चीज आप हृदय पे हाथ रखिए और बताइए कि क्या कोई सी भी सभ्यता बिना अपनी खाद्य आपूर्ति की को सुचारू रूप से बनाए बिना क्या ग्रो कर सकती है? मानव सभ्यता में माना जाता है कि हमारी 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। तो इसीलिए ठीक है अपने व्यापार के लिए जानी जाती थी हड़प्पा सभ्यता, लेकिन नगरीय सभ्यता के तौर पर भी जानी जाती थी कि भाई बड़े अच्छे अच्छे शहर मिले हुए हैं। लेकिन ये भी ध्यान में रखेंगे कि उन्हीं शहरों के इर्द गिर्द गांव भी बसे हुए थे। उन्हीं गांवों में कृषि संबंधी गतिविधियों का संचालन किया जाता था। जो सरप्लस अनाज होता था वो शहरों को दिया जाता था और बदले में जो शहर होते थे वो गांवों को मैन्युफैक्चर्ड गुड्स वगैरह देते थे। तो फिर राइट आंसर फिर क्या हो जाएगा? सी, कृषि और शिल्प दोनों। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा कृषि और शिल्प दोनों। प्रयुक्त धातु कौन सी थी? हड़प्पा सभ्यता में जितने भी हम लोगों को फाइंडिंग्स मिली हुई हैं, डेकोरेटिव आइटम्स मिले हुए हैं, वो किससे बनी हुई हैं? ये आप लोगों को पता होगा कि इसको हम लोग किस सभ्यता के नाम से जानते हैं? तो ब्रॉन्ज सभ्यता के नाम से जानते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जानते हैं। और अगर आपको ब्रॉन्ज का उत्पादन करना है तो उसके लिए आपको चाहिए होगा कॉपर और प्लस टिन। कॉपर चाहिए होता है 88% और 12% फिर आपको टिन चाहिए होता है। ठीक है, लौह सभ्यता के लिए जाना जाता है आर्यन लोगों को। आर्य लोग माना जाता है कि इस देश में आए, उन्होंने बड़े पैमाने पर क्या किया है कि लोहे का व्यापक इस्तेमाल किया, उससे हथियार बनाए, उसको रथों इत्यादि में प्रयुक्त किया और तब यहाँ के इंडिजिनस लोगों को जीत पाए। तो लोहा जो है सो कि वो आर्यन लोगों की पहचान है, न कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों की पहचान। हड़प्पा सभ्यता के लोगों की पहचान है ब्रॉन्ज। और ब्रॉन्ज के लिए आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा क्या चाहिए? 88% कॉपर। तो फिर राइट आंसर फिर हो जाएगा कॉपर, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? तांबा। अगले में आ जाइए, मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? क्लास भी जा करके अटेंड करिए, उसमें भी हम बार बार क्या बात किए हुए हैं कि इन लोगों का जो सबसे बड़ा साइट था। देखिए हड़प्पा जो है वो पहला खोजा गया साइट है 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। लेकिन जो सबसे बड़ा साइट है वो कौन सा है? वो मोहनजोदाड़ो है, जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में है, जिसकी खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 में किया है। ठीक है, तो सबसे बड़ा साइट कौन सा है? मोहनजोदाड़ो है। अगला चीज जानेंगे कि भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो सिंधु घाटी थी, सिंधु और उसकी सहायक नदियां थी, इनमें सबसे बड़ी नदी कौन है? स्वयं सिंधु नदी है। ऐसे याद रखेंगे कि सबसे बड़ा साइट सबसे बड़े नदी के किनारे अवस्थित है। राइट आंसर वुड बी सी, दैट इज सिंधु। अगला देखिए, ये भी अपने आप में एक ट्रिकी क्वेश्चन है। देखिए क्या पूछता है कि जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि है ना वो कैसी है?
क्या वो स्पष्ट रूप से पढ़ी गई है? नहीं भैया, स्पष्ट रूप से पढ़ी नहीं गई है। जो सबसे पुरानी लिपि इस देश में पढ़ी गई है वो कौन सी है? वो जेम्स प्रिंसेप पढ़ता है, और जेम्स प्रिंसेप पढ़ता है 1837 में। वो सम्राट अशोक का लिखा हुआ है और मोस्टली ब्राह्मी लिपि में है, ठीक है। तो स्पष्ट रूप से इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट को पढ़ा नहीं गया है, ठीक है। देवनागरी वगैरह नहीं है। अब बच गए दो ऑप्शन, चित्रलिपि और अब तक अपठित। देखिए, पुरानी एनसीईआरटी पढ़िए तो उसमें लिखा हुआ है कि चित्र लेखात्मक है। ये जानबूझ करके ये क्वेश्चन आप लोगों से दिया गया है। देखिए, अगर सूक्ष्मता से बात की जाए, अगर सामान्यतया बात किया जाए तो इसका आंसर चित्रलिपि, चित्रात्मक है, जिसको हम लोग बोस्ट्रोफेडन बोलते हैं, ठीक है। मोस्टली चित्र है, लेकिन ये भी जानेंगे कि केवल चित्र चित्र ही नहीं है, साथ में कुछ लेख भी लिखे गए हैं, कुछ सिंबल्स भी है जिनको अभी तक हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। तो आप देखेंगे कि मैथमेटिक्स के एग्जाम में क्या होता है कि एक ही आंसर सबका आता है, लेकिन जनरल स्टडीज में सब्जेक्टिविटी होती है, विषय निष्ठता होती है। सामान्यतया ये दोनों आंसर सही हैं, लेकिन इन दोनों आंसर्स में से भी अगर आप पूछेंगे कि ज़्यादा अप्रोप्रिएट कौन है, तो भैया केवल चित्रलिपि नहीं है, चित्रलेखात्मक है, उसमें लेख भी है, ठीक है। और ज़्यादा अप्रोप्रिएट फिर होगा कि अब तक इसको पढ़ा नहीं गया है, इसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है, ये ज़्यादा सटीक आंसर है। अगर ये ऑप्शन नहीं होता ना, चित्रलिपि दिया हुआ होता तो आप उसको भी ऑप्ट कर सकते थे, लेकिन अगर ये दोनों ऑप्शन दिए गए हैं तो सी ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं या आपके आइडियाज़ मेरे आइडियाज़ से डिफर करते हैं तो आपका स्वागत है, आप कमेंट बॉक्स में अपने आइडियाज़ से हमको अवगत करा सकते हैं। अगला, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के घरों में रहते थे? झोपड़ियों में नहीं रहते थे, गुफाओं में नहीं रहते थे। गुफाओं की कहानी आदि मानवों की है। लकड़ी के घरों में नहीं रहते थे, ठीक है। किस में रहते थे? ईंटों के बने हुए पक्के मकानों में रहते थे। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आंसर वुड बी सी। अगला जानेंगे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का डॉक यार्ड या गोदी क्या है, ठीक है। गोदी एग्जाम में पूछे या गोदीवाड़ा पूछे, दोनों एक ही हैं। और गोदीवाड़ा मतलब अपने को समझना है कि पोर्ट, पोर्ट कह लीजिए, या उसी को बंदरगाह कह लीजिए। अब इन लोगों का पोर्ट कौन सा था, तो हमको एक चीज़ पता होना चाहिए कि भाई जो कालीबंगम है वो कहाँ था? वो राजस्थान में था। राजस्थान में समुद्र है क्या? नहीं है, ठीक है। इसके अतिरिक्त बात किया जाए राखी गढ़ी का, तो राखी गढ़ी हिसार जिले में है, हरियाणा के, ठीक है। यहाँ पर कोई समुद्र है क्या? नहीं है समुद्र, तो ये भी कट गया। हड़प्पा कहाँ पर है? तो हड़प्पा है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। पंजाब का विभाजन हुआ ना 1947 में, तो उसके दो हिस्से हुए, एक इंडिया वाला आपको पंजाब, और एक गलती से उधर भी चला गया है जिसकी राजधानी वगैरह लाहौर है, वहाँ भी समुद्र नहीं है। बचा क्या? लोथल। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। गुजरात जिसकी समुद्री सीमा भारतीय राज्यों में सबसे ज़्यादा है, वहीं पर लोथल, और लोथल में ही इनका डॉक यार्ड वगैरह था। और ये भी जानेंगे कि कोई बम्बई और कोचीन जैसा बहुत बड़ा पोर्ट नहीं था, एक छोटा मोटा इनका डॉक यार्ड था। अगला देखिए, नगर नियोजन किस प्रकार का है? नगर किस आधार पर बसाए गए हैं? धार्मिक आधार। अभी के समय में बहुत सारे शहरों को आप देखेंगे ना कि धार्मिक शहरों की संज्ञा दी जाती हैं, जैसे आपको बनारस हो गया, मदुरई हो गया। लेकिन एनसीईआरटी में क्लियरली लिखा हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता में धर्म के कुछ अवशेष, कुछ तत्व तो देखे जाते हैं, लेकिन बहुत प्रोमिनेंट नहीं था वो, बहुत प्रमुखता से लोग धर्म का पालन नहीं करते थे, क्योंकि कोई बहुत एमिनेंट, कोई बहुत प्रमुख पुजारी वर्ग का हम लोगों को पता नहीं चलता है, कोई बड़े बड़े धार्मिक स्थल भी नहीं मिलते हैं। हालांकि ये भी जान रहे होंगे कि मोहनजोदाड़ो से क्या मिला हुआ है कि एक पुजारी राजा का, कुछ लोग उसको पुजारी मानते हैं, कुछ लोग उनको राजा मानते हैं, उनकी एक मूर्ति मिली हुई है। बहरहाल कोई धर्म बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर नहीं था इंडस वैली सिविलाइजेशन में, इसीलिए धार्मिक नहीं। सैन्य बिल्कुल नहीं, सैन्य इसलिए नहीं बिकॉज कोई बहुत बड़े पैमाने पर क्या है कि हथियार वगैरह नहीं मिले हुए हैं। माना जाता था कि ये लोग क्या करते थे, बिजनेस में डील करते थे। अभी भी इंडिया में देखेंगे ना कि पैसा रुपया कमाने में मारवाड़ी कम्युनिटी, जैन कम्युनिटी बहुत आगे है, तो लोग लड़ने भिड़ने में यकीन नहीं रखते हैं, वो लोग अपने दिमाग के थ्रू करोड़ों कमाने में यकीन रखते हैं। सेम थिंग वॉज एप्लीकेबल हियर ऑल्सो। इन लोगों के पास कोई बहुत आपको हथियार वगैरह नहीं मिले हैं।
और आगे जाकर के मैक्स मुलर वगैरह ने वही थ्योरी तो दिया हुआ है ना कि आर्यन लोग आए, उनको लोहे के ऊपर मास्टरी थी, लोहे के हथियार बना बना करके उन्होंने क्या किया है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को मार दिया। और अभी के समय में ये भी जान रहे होंगे कि ये तथ्य पूर्णतया गलत पाया गया है, एक तरीके से यूरोपियंस की साजिश थी हम इंडियंस को आपस में लड़ाने की। ठीक है, नगर किस आधार पर बसाए गए हैं, तो योजनाबद्ध तरीके से, ग्रिड बेस्ड। ग्रिड मतलब क्या होता है, अभी के समय में नोएडा देख लीजिए, चंडीगढ़ देख लीजिए, ठीक है, जमशेदपुर, बोकारो, ऐसे बड़े बड़े शहर क्या किए जाते हैं, बहुत प्लान्ड तरीके से बसाए जाते हैं। ठीक है, सेक्टर बेस्ड, यहाँ पर सेक्टर होगा, फिर रोड होगा, फिर एक सेक्टर होगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं ग्रिड प्रणाली, जहाँ रोड परपेचुअली एक दूसरे को कितने 90 डिग्री के एंगल्स पर काटती हैं। तो इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हम लोगों को हड़प्पा सभ्यता में भी देखने को मिलती हैं। दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो योजनाबद्ध तरीके से बसाई गई थी। व्यापार किस माध्यम से होता था, क्या सिक्कों से? नहीं, सिक्के जो है ना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, बीसी में, 600 बीसी के आसपास उनका प्रचलन प्रारंभ होता है। और उन सिक्कों को क्या कहा जाता था, आहत कहा जाता था। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। कागजी मुद्रा, कागजी मुद्रा और आगे जाकर के कागज का इन्वेंशन हुआ है चीन में। और चीन में जब इन्वेंशन हुआ है तो उस समय मुद्रा वगैरह के तौर पर नहीं, लिखने के तौर पर। सोना बाद में इसी आहत संस्कृति के अंतर्गत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन आगे जाकर के, ठीक है, जो रोमन राजा सब हैं वही लोग लेकर के आते हैं पहली बार, इंडो ग्रीक इस देश में पहली बार सोने के सिक्के वगैरह जारी करते हैं। क्या बच गया, वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय को इंग्लिश में बोलते हैं बार्टर सिस्टम। ठीक है, बार्टर सिस्टम मतलब क्या होता है, कभी कभी एग्जाम क्या करता है ना कि भाई वस्तु विनिमय नहीं देगा, वो बार्टर देगा। बार्टर मतलब क्या होता है कि हम अगर गांव के लुहार हैं, हम लोहे के अच्छे अच्छे औजार बना रहे हैं, तो हम आपको क्या कर देंगे कि लोहे के औजार प्रोवाइड करवा देंगे। आप अगर कुम्हार हैं, आपके घर में मिट्टी के अच्छे बर्तन बना रहे हैं, तो आप अपने बर्तन अपने यूज के लिए रखेंगे, कुछ एक्स्ट्रा भी मैन्युफैक्चर करेंगे और वो एक्स्ट्रा मैन्युफैक्चर हमको दे देंगे, ताकि बदले में हमसे आप लोहे के औजार ले सके। ठीक है, दुनिया में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता है। ठीक है, तो वस्तु विनिमय जो प्रणाली है उसी के थ्रू व्यापार वगैरह किया जाता था। कौन सा स्थल भारत में स्थित है, तो अभी हम लोगों ने बात किया कि भाई जो हड़प्पा है ना, ये कहाँ पर है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। वहीं मोहनजोदाड़ो की बात की जाए तो वो पाकिस्तान के ही सिंध प्रांत में है। ठीक है, सिंध प्रांत में है। आप हमको कमेंट करके बताइए कि सिंध को बंबई प्रांत से कब अलग किया गया। ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, उस चीज़ को एक बार आप हमको बताइए। उसके अतिरिक्त जो कोटदीजी है, कोटदीजी भी आपको कहाँ पर है, सिंधु नदी के किनारे ही सिंध प्रांत में है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि सिंध प्रांत में कोटदीजी भी है और मोहनजोदाड़ो भी है। बच गया क्या, लोथल। लोथल कहाँ पर है, लोथल आपको भोगवा नदी के किनारे था। और ये साइट कौन सी है, भारत में कौन सा राज्य है, तो राज्य है फिर लोथल आपको गुजरात। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात किया कि यहीं पर डॉक यार्ड कह लीजिए या बंदरगाह कर लीजिए या गोदीवाड़ा कह लीजिए आपको मिलता है। कौन सी नदी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। ठीक है, हम आप लोगों को बताए हैं ना उस क्लास में कि नदियों का क्रम क्या है, सीधे चिरास और बीच में एक छोटी सी नदी व्यास जो कि ट्रिब्यूटरी है सिंधु सतलज की। ठीक है, तो अब देखिए सिंधु जो है सो कि इसकी सहायक नदियां सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और बीच में व्यास। तो सिंधु खुद तो अपनी ही नदी तंत्र का हिस्सा होगी, रावी भी इसी नदी तंत्र का हिस्सा होगी। और पूछा है कौन सा संबंधित नहीं है। ठीक है, घग्गर हाकरा के बारे में जानिए कि आज के समय में माना जाता है कि भाई जो एंशियंट सरस्वती नदी थी ना, वो सरस्वती नदी जिसका मेंशनिंग आर्यन लोगों ने किया हुआ है सबसे पवित्र नदी के तौर पर, वो अभी के समय में घग्गर हाकरा नदी है। फॉर द टाइम बीइंग ये शिवालिक रेंज से निकलती है। शिवालिक जो कि हिमालय का सबसे आपको क्या है, दक्षिण की पर्वतमाला है, वहीं से शिवालिक से निकलती है। एंशिएंट टाइम पे इसका नाम क्या था, सरस्वती था। और ये भी नदी अगर पश्चिम के तरफ बह रही है तो इसका मतलब इसको सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित माना जाना चाहिए। इसी नदी के किनारे क्या था, कालीबंगा था। कालीबंगा या कालीबंगन किस नदी के किनारे था, तो इसी घाघरा हक्कर नदी के किनारे था। बच गया क्या, माता गंगा। तो डैट मीन्स गंगा जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। इस चीज को हमेशा हम लोगों को ध्यान में रखने की जरूरत है।
तो इतने क्वेश्चन थे, यहाँ पर एक जगह पर आंसर दिया गया है, उन आंसर्स को आप चाहे तो एक बार क्वेश्चंस को खुद से अटेम्प्ट करिए। सबसे अच्छा तरीका क्या है ना कि क्वेश्चन एक बार अगर आपके स्क्रीन पर आ रहा है ना, तो उसको एक बार पॉज करिए और उसका आंसर अपने से लगाइए, फिर एक बार हमारा आंसर सुनिए और जो आसपास के तथ्य बता रहे हैं उनको भी जानिए, वो भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। अगर हमारा ये प्रयास आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अच्छा लगा तो हम आशा व्यक्त करते हैं, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ हमारे चैनल को आप एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे। ये इट विल डू मिरेकल्स फॉर अस जीएस एंड मैथ्स, इसके बिहाफ पर हम लोगों को मोटिवेशन वगैरह मिलेगा। मिलते हैं फिर, ये चौथा वाला चैप्टर था, फिफ्थ वाले चैप्टर में फिर मिलते हैं। एक दो क्वेश्चन आप लोगों से पूछे हुए वीडियो में, अगर आप उनका आंसर जानते हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में हमको बताएंगे, हमारे लिए चीज़ें और आपके लिए भी ज़्यादा बेटर होंगी। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।